गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अपना केमिस्ट्री का। चैप्टर का नाम है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो टॉपिक है, जो चैप्टर है हमारा, वो 11th की चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन से मैच करता है। जो 11th में हमारा चैप्टर था रिडॉक्स रिएक्शन, उससे कहीं कहीं कुछ हद तक ये चैप्टर मैच करता है। अगर आपने वो चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा जो टॉपिक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है आप नाम से पता लगा सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, एक ब्रांच है केमिस्ट्री की विच डील्स विद द इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी एंड रिलेशनशिप बिटवीन दैम। मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और उनके आपस में इंटर कन्वर्जन्स के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे या इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कैसे कन्वर्ट करेंगे और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, उनके आपस में मिलने से या कन्वर्जन से क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो वर्ड है हमारा, ये 11th में हमने पढ़ा है वैसे चीज़ें, इसका नाम है हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? दीज आर द सब्सटेंस विच आर डिसोसिएटेड इनटू देयर आयंस इन मोल्टन और एक्वस फॉर्म। मोल्टन स्टेट होती है पिघली हुई अवस्था, मेल्ट फॉर्म। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मेल्ट फॉर्म में मतलब मोल्टन फॉर्म में, पिघली हुई अवस्था में या एक्वस फॉर्म में अपने आयंस में टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इसका एग्जाम्पल है हमारा मोल्टन NaCl, इसका एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलाइट का। अब जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे, ये 11th में ही बताया था, ये दो तरह के होते हैं। सबसे पहले हमारा होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट तो हमारे टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं अपने आयंस में। कंडीशन ये है कि वो मोल्टन फॉर्म में होने चाहिए या फिर एक्वस फॉर्म में होने चाहिए, तब वो टूट जाते हैं अपने आयंस में। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? दीज आर दोज इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू देयर आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो कंप्लीटली ब्रेक हो जाते हैं, पूरी तरीके से टोटली एक बारी में ही 100% ब्रेक हो जाते हैं अपने आयंस में। यानी जैसे NaCl टूट जाएगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, और हमारा जो वीक KCl टूट जाएगा K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। ऐसे ही हमारा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या होता है? दीज आर दोज इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर पार्शली डिसोसिएटेड इनटू देयर आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब ये कंप्लीटली ब्रेक नहीं होते, ये पार्शली टूटते हैं, थोड़े थोड़े टूटते हैं। जितनी बार आप पानी डालेंगे उतनी बार थोड़े थोड़े करके ये अपने आयंस में ब्रेक होते चले जाएंगे। इनको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल इसका CH3COOH एसिटिक एसिड या फिर NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो पार्शली डिसोसिएट हो। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब पता चलना चाहिए आपको। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो माने इलेक्ट्रिक करंट और लाइसिस माने ब्रेक हो जाना। इसका मतलब यह है कि दिस इज द फिनोमिनन इन विच व्हेन करंट पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट इट इज़ डिसोसिएटेड इनटू देयर आयंस। इसका मतलब यह है कि जब हम करंट पास करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में से तो वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है, अपने आयंस में टूट जाए, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो माने इलेक्ट्रिक करंट और लाइसिस माने ब्रेक हो जाना। मतलब इलेक्ट्रिक करंट किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर इलेक्ट्रिक करंट उसको ब्रेक कर देगा अपने आयंस में, उसको बोला आपने इलेक्ट्रोलाइसिस, नाम में ही डेफिनेशन है। अब आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस होती है तो हमारा कोई भी जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होगा वो ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होगा अपने आयंस में। अपने आयंस में मतलब या तो कैटायन में टूटेगा और या फिर एनायन में टूटेगा। तो जो कैटायन होता है हमारा, ध्यान रखना आप, कैटायन तो जाता है कैथोड पर और एनायन जो होता है हमारा, एनायन हमेशा जाता है एनोड पर। क्योंकि जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, आप इस डायग्राम के हेल्प से समझ सकते हैं। जब हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है तो इसको मैं थोड़ा आपको डिटेल में समझाता हूँ। जैसे हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए हमें दो इलेक्ट्रोड लगाने पड़ेंगे। इलेक्ट्रोड का मतलब होता है मेटल्स की रॉड।
जैसे मैंने ये 2 मेटल की रॉड लगा दी और इनको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। बैटरी के जो हमारी मेटल की रॉड, ये मेटल की रॉड है, बैटरी के पॉजिटिव एंड जुड़ती है उसको हम एनोड बोलते हैं, और जो नेगेटिव एंड जुड़ती है उसको हम कैथोड बोलते हैं। इलेक्ट्रोड्स ही हैं, जो पॉजिटिव एंड जुड़ जाए वो एनोड, जो नेगेटिव एंड जुड़ जाए वो कैथोड। और NaCl हमारा इलेक्ट्रोलाइट था। जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया यहाँ से बैटरी से, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करानी है मुझे, तो ये NaCl ब्रेक हो जाएगा अपने आयंस में, Na positive plus Cl negative. The process is called electrolysis. When electric current is passed, the electrolyte is dissociated into its ions. Lysis हो गई, ब्रेक हो गया। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो एनायन होता है यानी कि नेगेटिव चार्ज वाला, वो हमेशा जाता है एनोड पे, N से एनायन और N से एनोड। और जो हमारा कैटायन होता है, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला, वो हमेशा जाता है कैथोड पे, कैट से कैटायन और कैट से कैथोड। जैसे हमारा एनोड पर जाएगा एनायन, एनायन कौन सा है, नेगेटिव वाला, Cl नेगेटिव। अब इसके पास क्या होना है, इनको जाकर न्यूट्रल होना है वहाँ पर, Cl नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, तो जो इसका फालतू इलेक्ट्रॉन है ये अपना इलेक्ट्रॉन जाके लॉस कर देगा और न्यूट्रल हो जाएगा, Cl बन गया। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो Cl है, बहुत सारे Cl बनेंगे तो 2 Cl मिलके Cl प्लस Cl Cl2 बना लेंगे, गैस बन जाएगी Cl2 गैस उड़ जाएगी। उसके बाद हमारा कैथोड, कैथोड पर कौन जाएगा, कैथोड पर कैटायन, क्योंकि कैट से कैटायन और कैट से कैथोड। कैटायन में क्या होगा, कैटायन कौन सा है हमारा, Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंसी है, आप देख सकते पॉजिटिव चार्ज का मतलब कमी है, तो जो इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ा था उस इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर लेगा, और ये भी क्या हो जाएगा गेन करते ही, न्यूट्रल, क्योंकि जो कमी थी इसकी पूरी हो गई, तो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो हमें क्या मिल गया, सोडियम मिल गया, सोडियम मेटल मिल गया। जब हमने मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस करी, मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस करी, तो हमें एनोड पर तो कौन सी गैस मिली, क्लोरीन, जो कि उड़ गई, गैस तो उड़ जाती है, और कैथोड पर हमें मिल गया सोडियम, कैथोड पर सोडियम मिल गया। क्लियर। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस है, मतलब जब हम पास करेंगे इलेक्ट्रिक करंट तो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ब्रेक हो जाता है अपने आयंस में, कैटायंस में और एनायंस में। कैटायन चला जाता है कैथोड पर, न्यूट्रल हो जाता है, एनायन चला जाता है एनोड पर, न्यूट्रल हो जाता है। अब इस प्रोसेस का हमें फ़ायदा क्या हुआ, इस प्रोसेस का बेटा हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि हमने NaCl में से, नमक में से सोडियम को डिपॉजिट करा दिया, सोडियम मेटल है, सोडियम को निकाल लिया, सोडियम को डिपॉजिट करा दिया कैथोड पर, क्लोरीन गैस उड़ गई और हमें क्या मिल गया, NaCl में से सोडियम मिल गया जो हमारे काम आएगा। ये इसका बेनिफिट हुआ। अब इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है, जहाँ से हमारा ये चैप्टर रियलिटी में स्टार्ट होता है, टॉपिक तो ये भी हमारे सिलेबस का ही है, लेकिन जो मेन टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है वो हमारा है फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। वो टोटली इसी के ऊपर डिपेंड है, इसलिए मैंने आपको ये डिटेल में बताया। फैराडेज फर्स्ट लॉ इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक। तो फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हमारा जो स्टार्ट होगा वो ऐसे स्टार्ट होगा, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रो, आप देख सकते हैं इसके अंदर, अब यहाँ पर अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा एनोड पर Cl नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन लॉस का Cl बना लिया और कैथोड पर Na पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Na बना लिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फैराडे फर्स्ट लॉ है। मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ कि NaCl हमारा ब्रेक हुआ और NaCl में से ब्रेक होकर मुझे सोडियम मिल गया कैथोड पर। अब मैं चाहता हूँ कि भाई NaCl ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक हो और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सोडियम मिले, NaCl ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक हो और ज़्यादा से ज़्यादा मुझको सोडियम मिले कैथोड पर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आप थोड़ा सा माइंड लगाइए, थोड़ा सोचिए कि हमें क्या करना पड़ेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा NaCl ब्रेक हो और ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम मिले। बहुत सिंपल सा तरीका है, NaCl उतना ही होना चाहिए, बहुत सिंपल सा तरीका है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करंट का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। हम जितना ज़्यादा करंट का अमाउंट बढ़ा देंगे, यहाँ से बैटरी जितनी ज़्यादा हाई पावर की कर देंगे, करंट का अमाउंट बढ़ा देंगे, और उतना ही ज़्यादा हमारा NaCl ब्रेक होगा और उतना ही ज़्यादा मुझे क्या मिलेगा, सोडियम मिलेगा कैथोड पर, किसी भी इलेक्ट्रोड पर, उतना ही ज़्यादा हमें क्लोरीन मिलेगा एनोड पर। तो सिंपल सा रूल हो गया ये कि जितना ज़्यादा आप करंट पास करेंगे किसी भी सिस्टम के अंदर, तो उतना ही ज़्यादा हमें मेटल मिलेगा, सब्सटेंस मिलेगा कैथोड पर और एनोड पर। तो यही कह रहा है हमारा फैराडे लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी ऑफ द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट।
मतलब जितना ज़्यादा चार्ज, जितना ज़्यादा करंट पास करेंगे m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, उतना ही ज़्यादा हमारा मास डिपॉजिट होता चला जाएगा एनोड पे और कैथोड पर, किसका, सब्सटेंस का। जैसे हमने NaCl के अंदर हमें सोडियम मिलेगा कैथोड पर और क्लोरीन मिलेगा एनोड पे। अगर हम करंट का अमाउंट बढ़ा देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम मिलना शुरू हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्लोरीन मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेकेज शुरू हो जाएगी NaCl की। यही हमारा सिंपल सा फैराडे लॉ है। जितना ज़्यादा आप करंट पास करेंगे इलेक्ट्रोलाइट में से, उतना ही ज़्यादा वो डिसोसिएट होगा और उतना ही ज़्यादा मास डिपॉजिट होगा एनोड पे और कैथोड पे, यानी इलेक्ट्रोड पे। तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देते हैं तो एक नया कांस्टेंट आ जाता है z। z हमारा कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं इसको। लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जो q होता है चार्ज, q इज इक्वल टू होता है आई टी के, आई हमारा होता है करंट और t होता है हमारा टाइम। तो यहाँ से हमारा बन गया, यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से बन गया हमारा m इज इक्वल टू जेड क्यू था, तो यहाँ से बन गया हमारा m इज इक्वल टू जेड आई टी। क्यू इज, क्योंकि हमारा जो q है वो q इज इक्वल टू किसके होता है, i इंटू टी के। i हमारा करंट और t हमारा टाइम। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का, m इज इक्वल टू जेड आई टी। अब यहाँ पर z जो हमारा है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहता हूँ तो क्या करना पड़ेगा डिफाइन करने के लिए? बहुत सिंपल तरीका है। अगर मैं जो I है, करंट है, इसको अगर मैं 1 एम्पियर रख दूँ और जो टाइम है वो भी 1 सेकंड कर दूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ से m इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, z इंटू में 1 इंटू में 1, इसका मतलब m इज इक्वल टू z हो गया। तो हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट z है वो इक्वल टू होता है मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड के, लेकिन कब, when current of 1 ampere is passed through the electrolyte for 1 second। इसका मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड when current of 1 ampere is passed through the electrolyte for 1 second। आप देख सकते हैं m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, जेड क्यू हो गया, q इज इक्वल टू आई टी हो गया, m इज इक्वल टू जेड आई टी हो गया। यहाँ पर हमने m इज इक्वल टू जेड करा, जब i इज इक्वल टू 1 कर दिया, t इज इक्वल टू 1 कर दिया, तो हाँ डिफाइन कर दिया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन करंट ऑफ 1 एम्पियर पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट फॉर 1 सेकेंड। अब ये हमारा फैराडे फर्स्ट लॉ हो गया। इसके अंदर मैंने एक नोट लिखवाया हुआ है बच्चों को। ये नोट बहुत काम का है, क्योंकि जितनी भी न्यूमेरिकल है हम इस फॉर्मूले को यूज़ किए बिना ही फैराडे लॉ की न्यूमेरिकल्स इस नोट से सॉल्व कर देंगे। नोट कहता है कि अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर, तो n फैराडे चार्ज रिक्वायर होता है टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, और 1 फैराडे चार्ज इक्वल टू होता है 96500 कूलम का। इसका मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है, इस नोट का मतलब क्या है? इस नोट का मतलब ये है कि अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर n इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं तो हमें चार्ज कितना चाहिए, हमें चार्ज भी n फैराडे ही चाहिए। लेकिन ये डिपॉजिट कितना करेगा हमेशा, मतलब कितना मास जमा होगा कैथोड पर या एनोड पर, 1 मोल। 1 मोल का मतलब क्या होता है, 1 मोल का मतलब होता है उसका एटॉमिक